Hi guys, my name is Kabir and you are watching Clad Adventure of Time. In today's session हम बात करने वाले हैं 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अब ये 7th शेड्यूल कहाँ से लिया गया है? 7th शेड्यूल लेके आए हैं हम ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि उससे हमने इंस्पिरेशन लिया। अब ये 7th शेड्यूल बोलता क्या है? 7th शेड्यूल बोलता है कि हमारे पास 3 लिस्ट हैं, यानी कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर 100 सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट लिस्ट के अंदर 61 सब्जेक्ट्स हैं एंड कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर 52 सब्जेक्ट्स हैं। अब यूनियन लिस्ट के अंदर पार्लियामेंट का एक्सक्लूसिव डोमेन होता है कि वो इन सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग लॉ बना सकती है, जैसे डिफेंस हो गया, कोई सोवरेनिटी के रिगार्डिंग कोई चीज़ हो गई एंड फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन रिलेशंस के रिगार्डिंग चीज़ हो गई। इज ऑल्सो स्टेट लिस्ट जो है, स्टेट लिस्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टेट लेजिस्लेट कर सकता है, उस चीज़ के रिगार्डिंग यूनियन नहीं कर सकता है। एंड वेरएस कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम कॉन्करेंट लिस्ट देखते हैं 7th शेड्यूल के अंदर, तो कॉन्करेंट लिस्ट में बोथ स्टेट एंड सेंट्रल कैन लेजिस्लेट। यहीं पे हम दो प्रिंसिपल्स देखते हैं, दो पर्टिकुलर नोशंस या कॉन्सेप्ट्स देखते हैं। पहला कॉन्सेप्ट हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिड्यूरी पावर, यानी कि जो सब्जेक्ट्स लिस्टेड नहीं है कहीं पे भी, उसकी पावर किसके पास रहेगी? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास रहेगी, यानी कि यूनियन के पास रहेगी। आप समझिए। अब इसी के अंदर हमें पावर मिलती है डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन की। अब ये जो कलरेबल लेजिस्लेशन है, इसका मतलब क्या होता है कि भाई अगर जो चीज़ आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, वो चीज़ आप इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते, यानी कि सेंटर जो है वो स्टेट के पावर में इनडायरेक्टली इंटरफेयर नहीं कर सकता है। तो इसी प्रकार के कॉन्सेप्ट्स को फटाक से देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।